This is a simple diagram of the transverse section of a root. इसलिए एपिब्लेमा दिखाई गई है. एपिब्लेमा यानी कि एपिडर्मिस. तो ये एपिडर्मिस है, आउटर मोस्ट लेयर हैविंग द रूट हेयर सेल्स. रूट हेयर्स का काम है सॉइल में से, मिट्टी में से इन एलिमेंट्स को, ज़रूरी एलिमेंट्स को ले लेना, एब्जॉर्ब करना और वाटर को एब्जॉर्ब करना. ये सारा देखा गया है एक्टिव प्रोसेस है. इट यूटिलाइजेस एटीपी. इसका मतलब ये जो शुरू में स्टेप हो रहा है ये सारा एक्टिव प्रोसेस होता है. पानी का ऊपर चढ़ना, सॉइल के पानी का और मिनरल्स का रूट हेयर में घुसकर एपिब्लेमा में घुसना, एक्टिव प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बाहर देखा जाए तो सॉल्यूट्स दूर दूर पड़े हैं, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे पहले ही हो रखे हैं, सेल्स में हैं सॉल्यूट्स, उनकी मात्रा ज़्यादा है देखा जाए तो, ये तो दूर दूर पड़े हैं. अतः ये अगेंस्ट जाकर कंसंट्रेशन के एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ एटीपी बीइंग डन. अब आगे क्या हुआ? भी ले तो लिया पानी और मिनरल्स, आगे वो चले, ये पानी और मिनरल्स ये देखो नीला नीला चले चले चले, लेकिन ओनली अलोंग द सेल वॉल्स. हाँ, अंदर नहीं घुस रहा पानी, अंदर बिल्कुल नहीं घुस रहा, केवल बाहर बाहर से सेल वॉल्स के थ्रू ये चल चल के आगे पहुंचता जा रहा है. किसके पास जाना है इसको? जाइलम के पास जाना है इसको भाई. लेकिन रास्ते में आ गई एंडोडर्मिस, जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप पड़ी है. हार्डन्ड स्ट्रक्चर है ये इसको जाने नहीं दे रही आगे एंडोडर्मिस इस तरह से सेल वॉल के अंदर से, क्योंकि हार्ड है. तो ऐसे में इसको अंदर घुसना पड़ गया, पानी को और मिनरल्स को इसके साइटोप्लाज्म में, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में घुसना पड़ गया, जाना पड़ गया. और ये जो घुसना हुआ है ना, ये एटीपी की यूटिलाइजेशन दिखाता है. दिस स्टेप इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट. ये पहले वाला क्या था? एपोप्लास्ट. ये सारा जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द सेल वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स. वाटर ट्रेवल्स फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं एपोप्लास्ट. लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म में अंदर घुसता है आगे जाके एंडोडर्मिस के अंदर, ये है एटीपी यूटिलाइजेशन वाला स्टेप, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, अ डिफरेंट पाथवे. नाउ इट विल रीच द जाइलम अल्टीमेटली. Look at diagram A, look at diagram B. Look at the solutes lying outside, look at the solutes. Look at the arrows in the diagrams. You have to tell now which of the two is showing efflux and which diagram shows influx. Yes, you have not read the terms before, but it is very manageable because the name indicates in. यहाँ in आ गया है, अर्थात अंदर घुसना. तो इनफ्लक्स कहाँ हो रहा है? A में. A is showing influx of solutes, whereas B diagram is showing efflux of solutes. What is this? Flux का मतलब है ion movement, movement of the ions into or outside of the cell. Inward movement of ions क्या कहलाएगा? Influx. और outward movement of the ions from the cell will be called efflux. इस चित्र में सूर्य बनाया गया है, ये तीर के निशान बनाए गए हैं, एरोज. What are these? What are they indicating? Which phenomenon is being shown here? Yes, loss of something. What is that? Water, in the form of water vapors. There's a name for that. Transpiration has been shown.
The loss of water from the aerial parts of a plant is called transpiration in the form of water vapors. And look at this xylem, pipe-like structure, tube-like structure. What is it carrying? Water from below to higher up the plant. And who is helping in all this? What is helping? The phenomenon transpiration is helping in this absorption of water higher up through the xylem. और ये हो कैसे रहा है? क्योंकि there is water loss occurring in the leaves of this tree. पानी लूज हो रहा है लगातार सूरज की गर्मी के कारण, इवेपोरेशन के कारण. और उससे क्या है, अब जाइलम में लो वाटर एरिया, लो वाटर कंसंट्रेशन एरिया, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, एक तरह का लो प्रेशर एरिया, प्रेशर डेफिसिट एरिया क्रिएट हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पे, कमी पानी की. और उससे क्या होगा, पानी खींचेगा एक पूरे रस्सी की तरह, रोप की तरह, एक पूरे कॉलम की तरह कॉन्टिन्यूअस पानी जाइलम में खींचता चला जाएगा. कौन खींच रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल उसको खींच रहा है. ट्रांसपिरेशन मदद कर रही है पानी ऊपर चढ़ने में. बिल्कुल उसी तरह जैसे ड्रॉपर की मदद से इंक ली जाती है, इसको पहले दबाया जाता है, सक्शन, लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड जस्ट एज इन जाइलम, तभी इंक ऊपर चढ़ पाएगी. लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स along the xylem, higher up the plant, upward movement. This is called translocation of solutes. Xylem sap यानी xylem के पानी को टेस्ट किया गया तो पाया गया उसमें मिनरल्स थे, उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें एलिमेंट्स थे. यानी कि जाइलम न्यूट्रिएंट्स को, एलिमेंट्स को, मिनरल्स को ऊपर लेकर जाता है. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जैसे कि फॉस्फोरस 31, क्लोरीन 35 आदि कई प्रकार के हैं रेडियो आइसोटोप्स. यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है. ऐसे वाले एलिमेंट्स लिए गए हैवी एटॉमिक मास वाले, जैसे कि क्लोरीन 35, और इनका प्रयोग करके पानी ऊपर जब चढ़ाया गया तो मॉनिटर पे देख पाए वैज्ञानिक चढ़ते हुए कि हाँ, ये तो जाइलम से ऊपर चढ़ रहा है और पत्तों तक जा रहा है. तो ये मूवमेंट साफ नजर आई. इसका मतलब जाइलम से मिनरल्स ऊपर चढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो. हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? सॉइल बनती कैसे है? हाँ, कैसे बनती है सॉइल? रॉक्स के टूटने से, चट्टानों के टूटने से सॉइल बन जाती है. इमीडिएटली होता है? नहीं, बहुत स्लो, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है ये. और इसमें कौन कौन मदद कर रहा है? सूर्य का प्रकाश, उसकी गर्मी, और जल, वाटर, इट इज हेल्पिंग. तेज वायु, हाई विंड्स, दे ब्रेक अप द रॉक्स. वो कहते हैं ना, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान. तो रॉक्स भी टूट जाती हैं, पहले छोटे टुकड़ों में और फिर बहुत छोटे टुकड़ों में. इसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. So, what forms the soil? How is it formed? The process of weathering of rocks leads to formation of the soil due to help of sunlight, water, heavy winds, etc., great pressure, etc. All these forces break the rock pieces gradually, slowly to form the soil particles. और soil में आपको पता है minerals होते हैं.
तो मिनरल्स को मिनरल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मिनरल रॉक से टूटकर बने हैं ऐसे एलिमेंट्स, इसलिए ये मिनरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, मिनरल आयंस कहलाते हैं। The uses of soil to us, to the plants. Soil कितनी काम की चीज़ है, especially पौधे के लिए। It harbors many useful bacteria in it. इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे वाले, पौधे की मदद करने वाले रहते हैं, शेल्टर पाते हैं। So it is the shelter, it is a home of many organisms, microbes helpful to the plant. Example is earthworm also, such an organism. और ये वाटर होल्ड करती है पौधे के लिए, इसके अंदर वाटर होता है। क्या इसमें एयर होती है? हाँ, सॉइल में एयर होती है और रूट्स को मिलती रहती है। रूट्स 24 घंटे सांस लेती हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं किसकी? क्रॉप्स की, प्लांट्स की। बार बार ज़मीन में फसल उगने से, कई साल ज़मीन में फसल उगने से ज़मीन बंजर होने लगती है, इनफर्टाइल होने लगती है, यील्ड में कमी आने लगेगी, उत्पादकता कम हो जाएगी। ऐसे में क्या करना पड़ता है एक फार्मर को, एक सजग फार्मर को? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स देने ही पड़ते हैं समय से, समय रहते, टाइम टू टाइम। किस में डालने पड़ते हैं? छिड़काव करना पड़ता है आदि अपने फील्ड में। जैसे कि ये डाले हुए हैं NPK के बोरे मिलते हैं, यूरिया मिलती है। दीज आर रिच इन, यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन। इसी प्रकार N का मतलब है नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स मिलते हैं जो कि फैक्ट्री में बने होते हैं, केमिकल्स which are to be given, supplied from time to time to the soil for a proper growth of the plants, for increasing the fertility of the soil. फर्टिलाइजर्स नहीं डालो तो मैन्योर है, वो और भी अच्छी है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होती है और वो घरों में, खेतों में बनाई जा सकती है।